पुराने अंदाज में नए जोशो जज्बात के साथ। चलिए, तो कल हम लोगों ने बेसिकली कुछ चीजों के बारे में देख लिया था, कुछ कॉस्ट के बारे में बात करी थी हम लोगों ने कि भाई अगर शॉर्ट रन के अंतर्गत देखा जाए तो हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे, टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे, एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे और मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी इन सातों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के ग्राफ बनाते हुए आगे बढ़ जाया जाए। तो चलिए बेटा, सबसे पहले लिखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, लिख लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है वो देखना पड़ेगा ना बेटा। कहता है फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी with output, that is cost remain constant at all level of output। भाई आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, कॉस्ट हमारा क्या रहेगा बेटा, हमारा कांस्टेंट रहेगा ना। कॉस्ट में किसी भी तरीके का कोई बदलाव होगा क्या? नहीं होगा। कॉस्ट में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा, तो वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कहलाएगा। तो कहता है टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स। वजह हमने क्या बोला कि आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, और एक्स एक्सिस पे ही आउटपुट को लिखते हैं हम लोग। तो आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो वही हमारा क्या बन गया बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बन गया ही नहीं। तो अगर हम यहां पर एक छोटू सा ग्राफ बना के देखें तो क्या ये हमारा टीएफसी हो सकता है बेटवा? क्या लिख देंगे इसको? टीएफसी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, इक्वेशन के लिए लिखिएगा बेटा टीएफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी। अब ये कैसे हुआ ये तो अभी हमने बताया नहीं है, अभी नीचे जब वेरिएबल कॉस्ट वगैरह को देखेंगे तो ये भी हमारा हो ही जाएगा। ओके, तो टीएफसी समझ में आ गया बेटा कि जो आउटपुट का लेवल कुछ भी हो रहेगा क्या बेटा, कांस्टेंट। तो वो हमारा किसके नाम से जान जाएगा बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से। चलिए, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा बेटा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद करो समझाते समय क्या बोला था, अगर तुम घर में रह के खाना बना के खा रहे हो तो खाना का खर्चा होगा, अन्यथा खाना का खर्चा नहीं होगा। तो मतलब अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट होगा, और अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कॉस्ट होगा क्या? नहीं होगा। अगर हमने प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट होगा, और अगर हमने प्रोडक्शन नहीं किया तो कॉस्ट भी इनकर्ड नहीं होगा। तो लिखिएगा बेटा वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट that vary based on the level of output. If production increases, variable cost also increases।
at zero level of production variable cost also be zero। तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा बेटा हमारा, जीरो होगा या नहीं होगा। तो जितना ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा, है कि नहीं। कहता है इट मे बी इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट और वेरिएबल रेट। भाई हो सकता है एक यूनिट बनाने का 10 रुपया, तो 2 यूनिट का 20 रुपए पड़े, 3 यूनिट का 30 रुपए पड़े, 4 यूनिट का 40 रुपए पड़े, 5 यूनिट का 50 पड़े, ये भी हो सकता है। या एक बनाया तो 10, 2 बना दे तो 18, 3 बना दे तो 24, 4 बना दे तो हो सकता है 25। इस तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वेरिएबल रेट से भी हो सकता है और कांस्टेंट रेट से भी हो सकता है। तो जल्दी से इसका भी ग्राफ बना ले बेटवा। और आज मौका मिला है तो कोशिश करना है ये पूरा टॉपिक तो निपटाएं ही, और मार्केट के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज खत्म कर दें, ठीक है ना। क्या हुआ, यो करेंगे ना बेटा, लेकिन चूंकि कल शनिवार हो जाएगा ना बेटा तो शुरू नहीं कर सकते ना नया चैप्टर, इसलिए मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं शनिवार को कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करता हूं, क्योंकि वो स्टार्ट होता है खत्म नहीं होता। फिर अभी हम लोगों ने झेला तो था एक चैप्टर में, क्या हुआ, नहीं चैप्टर खत्म हो सकता है, शुरुआत नहीं होगा। खत्म हो गया तब तो अच्छी बात है ना भाई। शुरुआत कोई नया चैप्टर का सैटरडे को मैं कर ही नहीं सकता। ये भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ये भी देख रहे हो ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट किया या नहीं किया बेटा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन का लेवल 0 हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा कॉस्ट भी हमारा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत। तो अगर हम लोग टीवीसी का फॉर्मूला लिखे तो टीवीसी बराबर होगा टीसी माइनस टीएफसी। टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब इसी तरीके से टोटल कॉस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा। टोटल कॉस्ट की बात कर सकते हैं नहीं, तो लिखिएगा बेटा टोटल कॉस्ट। कहता है टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ये रहा बेटा ग्राफ, जल्दी से लिख लो। क्योंकि टारगेट हमने ये रखा है ना कि ट्यूसडे से हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंटर कर जाना। ऐसे तो एंटर संडे को ही कर जाएंगे, बाकी प्रॉपरली मेन क्लास के अंतर्गत ट्यूसडे से हम जो है मैक्रो को शुरू करें। इसको हम लोग मंडे तक किसी भी शर्त में खत्म कर लें। हो गया मानव, चलो। तो टीसी बराबर क्या लिखा बेटा हमने, टीएफसी प्लस। बेटा अब एक बताओ, अगर इसी में टीएफसी निकालना हो तो ये टीबीसी इधर आके माइनस में हो जाएगा क्या। ऊपर में हमने यही फॉर्मूला लिखा था क्या टीएफसी में,
अगर टीवीसी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टीसी माइनस टीएफसी। दोनों जगह यही फॉर्मूला लिखा था, ये नहीं लिखा था। तो इसका मतलब इफ प्रोडक्शन लेवल इज 0 then variable cost also 0। In this case TC equal to TFC, कि अगर प्रोडक्शन का लेवल 0 है, अगर प्रोडक्शन का लेवल 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 0 गया तो टीसी बराबर क्या होगा, टीएफसी प्लस 0 ना। तो क्या बच गया बेटा, टीसी इज इक्वल टू, तो उस केस में तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन लेवल 0 है तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा टोटल कॉस्ट भी। तो इस केस में द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ TC is the starting point of TFC। है ना, शेप ऑफ टोटल कॉस्ट इज जस्ट लाइक टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा वैसे वैसे टोटल कॉस्ट बदलेगा ही नहीं बदलेगा। फिक्स कॉस्ट अगर मान लीजिए हमने कल 100 रुपीज मांगा था तो हर जगह कितना था, 100 ही था, ये नहीं था, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल अगर चेंज होगा तो बाकी हमारा टोटल कॉस्ट भी चेंज होगा ही नहीं होगा। तो इसका नेचर एज इट इज कैसा हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट के जैसा हो जाएगा नहीं। तो जल्दी से छोटा छोटा 2 ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में कितने ग्राफ बने थे, तो यहां भी कितना बनेगा, 3। नहीं, मुझे किसी का आवाज 3 का सुनाई दिया था। होगा या नहीं होगा बेटवा, वाई एक्सिस से क्यों लिया है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता ना। टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, जहां से हमारा टीएफसी है। टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, जहां से हमारा टीएफसी है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मजा तो फिर भी नहीं आएगा। अब तीनों का एवरेज भी तो देखना पड़ेगा, तो लिखिए बेटा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो कहता है AFC इज द रेशियो ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विथ क्वांटिटी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द रेशियो ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विथ क्वांटिटी। तो अगर कहीं पर AFC अगर हमें निकालना पड़ेगा तो AFC बराबर क्या लिख देंगे, TFC डिवाइड में क्वांटिटी। AFC बराबर क्या हो जाएगा, TFC डिवाइड में क्वांटिटी। तो इस तरीके से अगर कभी भी हमको निकालना पड़ेगा तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा आपको कल की क्लास में जब हमने वो शेड्यूल बनाया हुआ था तो देखिए 100 डिवाइड में 1 किए थे तो कितना वैल्यू आया था, 100 डिवाइड में 2 हमने करा था तो कितना आ गया था, 50।
तो 100 डिवाइड में 2 किए थे तो कितना आया था 50। 100 डिवाइड में 3 किए थे तो कितना आ गया था। अच्छा बेटा 100 डिवाइड 100 कर दे तो 100 डिवाइड में 1000 कर दे तो 0.1। अगर 100 डिवाइड में 10,000 कर दे तो 0.01। कितना भी डिवाइड कर दें 0.000000 लास्ट में 1 आएगा कि ना आएगा। तो हम ये कह सकते हैं लगभग जीरो जीरो नहीं हो सकता। तो लिखिएगा AFC नेवर बी जीरो इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में तो होगा ही नहीं। लॉन्ग रन में AFC होगा क्या, क्योंकि जब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं तो काहे का एवरेज। तो लिखिएगा AFC नेबर बी जीरो बिकॉज इन शॉर्ट रन TFC नेवर बी शून्य। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी शून्य नहीं होता। ओके, तो इसके बेसिस पर जो शेप बनता है ना बेटा, वो शेप कैसे, देखो जरा गौर से ध्यान देना। 100 डिवाइड में 1 था, कितना हो गया 100 डिवाइड में 2, 100 डिवाइड में 3, 100 डिवाइड में 4। तो पहली बार 50 का गैप हुआ, सेकेंड टाइम में 16.67 का गैप हुआ, तीसरे में 8.33 का गैप हुआ, चौथे में 5 हुआ। देख रहे गैप धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। पहले तेजी से गिरेगा, बाद में धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा नहीं। तो इस अनुसार जो कर्व बनता है, कहने के लिए हम यू शेप बोल देते हैं, बट यू शेप होता नहीं, उसको कहते हैं हम लोग बेटा रेक्टेंगल हाइपरबोला शेप। उसको क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। अगर कभी भी आपसे ये कोई पूछे कि बताओ AFC कर्व कैसा होगा, तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है। तो चलिए जल्दी से उसका भी ग्राफ एक बार बना लिया जाए। क्या हो गया बेटा, भाई क्योंकि कभी ये बढ़ेगा ही नहीं तो हम यू शेप का कैसे मान लें, बढ़ेगा थोड़ी ना जो यू शेप का मान लें। तो किताबी लैंग्वेज में कहीं कहीं पर बोल देता है, तो अगर थ्योरेटिकल आपको आएगा तो लिखना, लेकिन हमेशा जो पूछाएगा तो उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही लिखना है। ओके बाबा, पर मजा तो यहां भी नहीं आएगा। चलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। ये कौन सा था हमारा, ठीक है। अच्छा एक वो बताओ, क्या AFC जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा नेबर भी जीरो। चलिए नेक्स्ट क्या था बेटा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ना, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट। बेटा एक वो बताओ, तो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो ABC बराबर TVC डिवाइड में क्वांटिटी ना निकाल सकते हैं भाई। अगर AFC निकालना था तो TFC बाय क्वांटिटी कर दिया, तो अगर ABC निकालना है तो TBC बाय क्वांटिटी होगा या नहीं होगा। लेकिन अब एक चीज याद रखिएगा, कल वाले शेड्यूल पे जरा आइए सारे बच्चे। आ गए, 0 यूनिट पे कितना था बेटा एवरेज वेरिएबल, 1 पे, फिर मैं TVC की बात कर रहा हूं बे, ABC क्यों बोल रहा है अभी, TVC की बात कर रहा हूं। 100 के बाद 200, पहले कितना निकाला था TVC 100, फिर 180, 240, 280। रुको बर्दाश्त करो, पहले 100 से 80 गया, कितने का गैप, 80 के बाद देखो 240 पे गया, कितने का गैप, 240 से 280 पे गया, कितने का गैप, 40 का। अब 280 के बाद 320 हुआ था क्या, फिर 40 का गैप, लेकिन 320 के बाद 380,
7 का गैप हो गया। इसका मतलब पहले कम होत फिर बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। अब जरा आना एबीसी के कॉलम में 100, 90, 80, 70, कितना 64, 63.33, 63 के बाद फिर क्या हो गया। तो मतलब ऐसे आवे जाएगा गिरेगा और फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा ना। इसका मतलब ये यू शेप हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूछेगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा होगा, यू शेप का होगा। फिक्स के साथ ऐसा था क्या, वो तो डिवाइड करते जाएंगे तो लगातार वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उसकी गैप कम होती चली जाएगी, लेकिन लगातार क्या रहेगा, गिरता रहेगा ना। तो लिखिएगा किस तरीके का होगा बेटा, तो ग्राफ ही बना के देख ले थोड़ा। क्या क्या हुआ, साउंड ज्यादा आ रहा है, अब ठीक है। तो यू शेप लिख सकते हैं बेटवा, ठीक है, बोलिए। पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा। चलिए अब लिख लेते हैं बेटा एवरेज कॉस्ट। इसी को क्या नाम दिया था, एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। बेटा एक वो बताओ, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी, या एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पावर लिख सकते हैं एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पावर लिख सकते हैं एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब तो फॉर्मूले तोड़ के आराम से काम किया जा सकता है। अच्छा एक वो बताओ, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का शेप एक ही जैसा लग रहा था क्या, तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी शेप एक ही जैसा लगेगा क्या, लेकिन इसके बीच का गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वो तो जब रिलेशन देखेंगे तब बात करेंगे हम लोग। तो क्या अभी दोनों का रिलेशन देखेंगे, 6 चीज देखे तो 6 का रिलेशन अभी देख ही लेंगे, आगे के भरोसे नहीं रहना, खत्म ही कर लेना यहीं पे, है कि नहीं। अगले आधे घंटे में टॉपिक को निपटाना भी तो है। तो चलिए जनाब जरा ग्राफ बना लेते हैं इसको। ओके या, पर मजा फिर भी ना आएगा। आएगा बेटा आएगा, तनिक पहले मार्केट कल खत्म हो जाए फिर आराम से आएगा। नहीं नहीं बेटा अभी मैंने कहा बोला है टेस्ट के लिए, अभी पहले मुझे ये खत्म करना है, संडे को मनी मार्केट शुरू करना है, तो संडे और मंडे में मनी मार्केट खत्म करना है, और ट्यूसडे से फिर नेशनल इनकम पे पहुंच जाना है हमें। ओके या, नहीं पहले इंडियन इकोनॉमी फिर नेशनल इनकम, नहीं उसका रीजन है, उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो एक बार तुम लोग पढ़ चुके थे, इन्होंने भी एक बार एग्जाम से पहले पढ़ा होगा, फिर भूल गए, फिर एक बार अभी रिकॉल करवा देता हूँ और एक बार एग्जाम से पहले रिकॉल करवा दूंगा, तो ये हो जाएगा सही रहे थोड़ा सा। एक बार अभी करवा दूंगा और जब फिर पूरा टॉपिक खत्म होगा तो संपन्न भवतु भी इंडियन इकोनॉमी से ही कर देंगे। तो थ्योरेटिकल जब बार बार रिपीट होता है ना तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ याद तो रह ही जाएगा ना, इसलिए। ओके गोपाल भैया, यो
चलो, अब इसके बाद बात आती है बेटा मार्जिनल कॉस्ट ना। चैप्टर 4 कब होगा? 2:31 हो रहे हैं, 3:15 स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 मार्केट। एक बच्चे ने पूछा है ना, नहीं बेटा आज बाबा जी का साथ संध्या काल तक नहीं, आज सर का वो लास्ट फ्राइडे था ना, तो सर को उधर थोड़ा टाइम लगता। मैंने बोला डोंट फियर, बाबा इज हियर। क्या आप पहले 6 बजे हमें झेलिए तो? हाँ झेलना पड़ेगा बेटा। मैं पहले ग्रुप में मैसेज लिख रहा था कि 2 to 5:30 विदाउट ब्रेक, फिर मैंने बोला ये मैसेज देते ही ना 1:30 बजे सारे बच्चे भग लेंगे, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। मैंने खाली लिखा 2 बजे से इकोनॉमिक्स की क्लास होगी बस। तो बेटा अगर कभी भी ऐसा मैसेज आपको आए ना कि 2 बजे से इको की क्लास है, तो समझ जाना कि आगे तक हमारी ही क्लास है। बिकॉज आई एम प्योर नल्ला फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। आपको दूंगा 10 मिनट का ब्रेक। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे जो खाना था मैंने आराम से भरपेट भोजन दे दिया बेटा, ठीक है ना। उसके लिए पूरा टाइम था मेरे पास 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक का। चल लिखिएगा एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, और आज तो चेन्नई का है, ड्यू टू, अब चेन्नई के मैच में फिर मुझसे पूछते हो, अच्छा लगता है। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 1 extra unit of output, additional cost incurred due to प्रोडक्शन ऑफ 1 extra unit of output, की एक अतिरिक्त आउटपुट के प्रोडक्शन से क्या हमारा कॉस्ट बना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एंटम्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एंटम्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1। बेटा देखो यूटिलिटी में भी मैं चूंकि ये वाली बात बता चुका हूं, याद है ना कोच। या अगर एक से ज्यादा का बदला होगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट का शेप देखे तो किस तरीके का होगा, इसको कहते हैं बेटा यू शेप, जे शेप, नाइकी शेप, जस्ट डू इट, सब एक ही नाम है। यू शेप, जे शेप, नाइकी शेप, जस्ट डू इट शेप। तो ये तो कहानी थी बेटा हमारी शॉर्ट रन की, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। अब इनमें से ना 2 रिलेशन देख लेते हैं। अगर 2 रिलेशन देख लेंगे ना, या 3 देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है तो अच्छा है, मोर इज बेटर। तो 3 रिलेशन देख लेंगे तो हमारा काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से उसको भी कर लिए। यहां तक सबने टेप लिया बेटा, रिलेशन एमंग पहला टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। बेटा अगर ऐसा कभी भी रिलेशन के लिए क्वेश्चन हो ना, तो बाकी चीजें तो सब कुछ ऊपर आप पढ़ ही चुके, उन्हीं को कंबाइंड कर देना तो रिलेशन होगा। तो मैं कंबाइंड ग्राफ बना देता हूं, बाकी रिलेशन आप लिख लो। ओके, तो चलिए हम कंबाइंड ग्राफ बना के देख लेते हैं। कितने ग्राफ बनेंगे? 2।
टीएफसी, टीवीसी, टीसी, दोनों का गैप किसका होगा बेटा? अभी जब ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना, टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी, ये गैप हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। फिर उसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है, टीएफसी, टीसी, टीवीसी। अब देख रहे हो ना बेटा, अगर टीवीसी वेरिएबल चेंज हो रहा है तो टीसी भी उसी तरीके का बन रहा है ना। गैप अभी भी क्या होगा बेटा? भले ही ये तिरछा होगा लेकिन इसके बीच का गैप हमेशा क्या होगा? सेम होगा ना। और ये कंडीशन ऊपर हम लिखा चुके हैं या नहीं लिखा चुके हैं? तो लिखने की फिर से दोबारा जरूरत है क्या? बताओ, दोबारा लिखने की तो जरूरत ना है ना, पक्की वाली बात। दूसरा हमारा रिलेशन है बेटा, एसी, एएफसी और एबीसी के बीच में रिलेशन देख सकते हैं या नहीं देख सकते? बोलो। तो चलिए लिखिए बेटा दूसरा, एसी, एएफसी एंड एबीसी। अब दो ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या? एवरेज वाले में तो एक ही ना कर्व बनाए थे रे। लेकिन अब यहां पर बेटा जरा दिमाग लगा के देखना, थोड़ा सा बदलाव हो, एक्स और वाई। बेटा देखो, ये जो है हमारा तो हमने क्या बोला यहां पर बेटा? तो देखो, ये तो हमारा बन गया क्या? एएफसी। ओके। अब देखिए, ये हमारा बन गया एसी, एसी तो ऊपर ही होगा, और ये हमारा बन गया एबीसी। अब देख रहे हो, एसी और एबीसी का गैप जो है लगातार कम होता गया, ये नहीं कम होता गया भाई? जैसे जैसे एएफसी कम होगा, इसके बीच का गैप भी क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। लेकिन बताना, क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं ना बेटा, क्योंकि एएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ना तो एक दूसरे को कभी टेंजेंट करेगा और ना ही कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, कि गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा बट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, ओके ना। चलिए जी, अब तीसरा हमारा आता है, देखो बेटा, हमने यहां पर बोला था AC बराबर AFC प्लस ABC, है ना? अगर मान लो AFC निकला 10 और ABC 30 है तो AC कितना हो गया? अब जो है AFC और कम हो गया, अब कम होके हो गया 6। ठीक है, और एवरेज हमारा कितना हो गया बेटा? वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 25, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अब कितना हो गया? तो देखो, एसी कम हो सकता है या नहीं हो सकता? इसी तरीके से हो सकता है कि एवरेज हो 5
और ये हो जाए 40, अब कितना होगा? तो बढ़ भी सकता है, ये नहीं बढ़ सकता। तो एसी तो हमेशा ऊपर ही रहेगा क्योंकि दोनों का सम है। अब उसके नीचे क्या आ जाएगा? एबीसी, और एएफसी लगातार गिरता हुआ जाएगा, ये नहीं गिरता हुआ जाएगा। तो एएफसी लगातार गिरता हुआ गया ही नहीं गया, तो इसी कारण से इन दोनों का गैप क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है ना? तो वही बात हमने आपको बताई थी। अब तीसरा हमारे पास और आखिरी इसके लिए शॉर्ट रन के लिए आता है हमारे पास बेटा एसी, एवीसी एंड एमसी। तो चलिए जरा इसके लिए भी ग्राफ बना लिया जाए बेटवा। ये तो हो गया एसी, ये हो गया एबीसी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था बेटा। जहां पर दोनों का मिनिमम पॉइंट है ना, उससे इंटरसेक्ट करता हुआ गुजरता है मार्जिनल कॉस्ट। और जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होता है ना बेटा, आपको याद है मार्जिनल प्रोडक्ट एक जगह पे मैक्सिमम हुआ था फर्स्ट स्टेज में, एमपी मैक्सिमम। तो जहां पे एमपी मैक्सिमम होता है वहां पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? जब मार्जिनल सबसे कम होगा तब ना हम प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए होंगे। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन इस अनुसार भी पूछा जा सकता है कि वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद आया प्रोडक्ट्स में हमने लिखा था कि वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्या मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा तो वही चीज नहीं आ गई हमारी, तो लिखा जा सकता है आप। ओके। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा ही एवरेज कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगा ना, वहां पर देखना एमसी और एबीसी बराबर होगा। उसी तरीके से जहां पर एसी मिनिमम हुआ होगा वहां पर एसी और एमसी दोनों बराबर हुआ होगा। तो ये काम एक हमारी बनती है यहां पर। ओके। तो ये तीनों रिलेशन किससे था? शॉर्ट रन से रिलेशन था। बट मजा तो फिर भी नहीं आएगा। क्या बेटा? फर्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूं, एमसी कट्स एसी एंड एवीसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। एक तो ये हो गया कहानी इसमें, वेयर एमसी इज मिनिमम एमपी विल बी maximum and this point is known as point of, ये तो हमने पहले भी लिखवाया हुआ था ना, याद है ना? तो यही बातें हमने यहां पर बताई और इसमें कुछ ऐसी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो भी पूछता है वो टेबल वाले से अपना पूछेगा, उसको करके रखना। और इसमें जो रिलेशन बता दिया ना कि भाई ये कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, इस तरीके से पैरेलल होगा, वेरिएबल होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये सब चीजें ध्यान में रखना की जरूरत है। ओके। पर मजा फिर भी नहीं आएगा। अब लॉन्ग रन में तीन तरीके का कॉस्ट कर्व, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। मार्जिनल चाहे शॉर्ट में हो या लॉन्ग रन में एक ही बात, एवरेज चाहे शॉर्ट में हो या लॉन्ग रन में हो एक ही बात। बदलेगा क्या? टोटल वाला। टोटल वाला जब हमने शॉर्ट रन में बनाया था तो वाई एक्सिस से गया था, ये नहीं, लेकिन चूंकि लॉन्ग रन में सारा का सारा वेरिएबल होगा तो जिस तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाए थे ना, वैसा ही यहां पर क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट बन जाएगा। और कुछ भी ध्यान याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं तीनों ना ग्राफ बना देता हूं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए बेटा लिखते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व।
लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। तीन ग्राफ बना लेते हैं ताकि एक ही साथ तीनों कंसेप्ट हमारा खत्म हो जाए। टीवीसी या टीसी, इनवर्स एस शेप वाला जो बना था वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज और मार्जिनल चाहे शॉर्ट में हो या लॉन्ग रन में हो कोई अंतर नहीं होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में एक ऐसी कहानी है जिसको अभी 10-12 मिनट समझने की आवश्यकता पड़ेगी, और यहां से एक क्वेश्चन मिनिमम हर अटेम्प्ट आनी है। तो हेडिंग का नाम दीजिएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यहां पर हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों का रिलेशन देखेंगे। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दोनों का रिलेशन देखेंगे, और उसी के बारे में कुछ यहां पर व्याख्या करेंगे। 10-12 मिनट का टॉपिक है, चैप्टर साफ। ओके, तो चलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड SRCC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व या शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। एक छोटा सा पहले ग्राफ बना लेता हूं और उसके बेसिस पर नीचे लिखते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ग्राफ एकदम छोटा सा बनाएंगे बेटा, मैं कभी आप लोगों को परेशान करता नहीं हूं और ना ही करूंगा, एकदम छोटा सा। चलो अब तुम लोग कहते हो तो इल्ले छोटा सा ही बनाते हैं। LAC बेटा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मत समझ लेना इसको, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व लिखा है हमने, ठीक है। दिव्या दीदी सोना नहीं है बेटा, एक बार आंखिया को बाहर निकाल के साफ कर लो उसको। अब रहने दे भाई, जान लेने के पीछे पर आए हुए। चलो कोई नहीं, अब तो 7 बजाऊंगा। चल ओके नाना। SAC 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, SAC 2, SAC 3, SAC 4, SAC 5। बेटा देखो इसका मिनिमम पॉइंट जो है यहां पर है, इसका मिनिमम यहां है, इसका मिनिमम ये रहा, इसका मिनिमम ये है, इसका मिनिमम ये। तो हर मिनिमम से ना हम एक छोटा सा लाइन जो है ना इधर नीचे की तरफ बनाते हैं, आपको समझाने के लिए, ऐसा कोई जरूरत है नहीं, बस देखिएगा जरा। बेटा SAC 3 जो है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3 जो है, मैंने जानबूझ करके अलग अलग किया है। बुक में जाओगे ना तो एक बना दिया, दूसरी को कट करके दूसरा तीसरा इस तरह से बना रखा है, तो कंफ्यूजन पैदा करने से क्या फायदा, अलग अलग बना के, ताकि सबके बारे में सेपरेट सोच के समझ सके हम, उसके बारे में बताया हम। अब यहां जो बेटा SAC 1 है और SAC 3 है, दोनों में देखते कुछ अंतर है क्या।
इसका मिनिमम पॉइंट है ये और इसका मिनिमम पॉइंट है ये। एक में दोनों का मिनिमम पॉइंट, चाहे लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो, दोनों का सेम है, लेकिन बाकियों में अलग अलग है, ये नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जो मिनिमम पॉइंट है, अगर इससे राइट साइड कोई भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा तो वो लॉन्ग रन एवरेज कर्व के, देख रहे हो ना, एसएससी का मिनिमम पॉइंट ये है ना, राइट साइड टेंजेंट हुआ, ये नहीं हुआ। एसएससी का मिनिमम पॉइंट ये है ना, तो राइट साइड टेंजेंट हुआ, ये नहीं हुआ। तो अगर कोई भी कर्व जो मिनिमम पॉइंट है उसके अगर राइट साइड दे रखा है तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट के राइट ही टेंजेंट होगा। और अगर कोई लेफ्ट साइड दे रखा है तो वो मिनिमम पॉइंट के क्या होगा बेटा, लेफ्ट टेंजेंट होगा, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन इसमें से ये पूछता है कि बताओ ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दोनों का मिनिमम पॉइंट एक ही हो। तो उस केस में जहां पर एसएसी एलएसी के मिनिमम पॉइंट पर टेंजेंट कर रहा होगा, सिर्फ उसी केस में होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट टेंजेंट होगा और राइट होगा तो राइट, दोनों का मिनिमम पॉइंट एक ही होगा, वो एक ही जगह पे जहां पर एलएसी का भी क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। ओके, कहानी इतनी सी है। ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, आपको दिख रहा है कि लग रहा है सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को अपनी बाहों में समा रखा है। एनवेलप देखे हो ना, एनवेलप इसी तरीके से होता ही नहीं, आराम से चिट्ठी डालो बंद कर दो। तो ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा एनवेलप कर्व। अभी लिखवाऊंगा कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को किस नाम से जानेंगे, एनवेलप या प्लानिंग कर्व। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो नोन एज, तो प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व। और ये जो एसएसी है, नहीं लग रहा है बेटा कि एक जो है बड़ा सा गमला खरीदे उसमें छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, प्लांट साइज कर्व। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नोन एज प्लांट साइज कर्व। ओके, पक्की वाली बात। इसी को थोड़ा सा डिटेल्स में नीचे लिख लेते हैं कि बाय चांस अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो टेबल जा सके। नोट कर लिया यहां तक, चलिए नीचे लिखते हैं बेटवा। लिखिएगा, LAC is also known as envelope curve or planning curve. SAC is known as plant size curve. SAC is also known as plant size curve. SAC and LAC tangent to its minimum point only in case of both minimum point are same. जहां पर दोनों का मिनिमम पॉइंट सेम होगा वहीं पर तो सिर्फ टेंजेंट होगा। अगर राइट टेंजेंट होगा तो, और लेफ्ट टेंजेंट होगा तो, इसको ना एक आसान शब्दों में कहानी की तरह लिख देता हूं। मतलब एक तरफ LAC डिक्लाइन कर रहा है और एक तरफ LAC क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो लिखिएगा, इन केस ऑफ LAC is declining
In case of LAC is declining, the falling portion of the SAC curves is tangent to LAC. देख रहे हो ना, जब हमारा LAC गिर रहा था तो SAC जिधर गिर रहा है उधर इन्हें टेंजेंट हो रहा है. आसान शब्दों में समझने के लिए ये बोल सकते नहीं कि अगर LAC गिर रहा है तो वो टेंजेंट भी कहां होगा, जिधर SAC भी क्या होगा. और उसी तरीके से अगर LAC बढ़ रहा है तो टेंजेंट भी कहां होगा, जहां SAC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो दूसरा क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, इन केस ऑफ LAC is rising, the rising portion of the SAC curve is tangent to LAC. यही बात हमने समझाई थी अभी या नहीं समझाई थी बेटा, बोलो. अच्छा, अगर LAC गिर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं फायदा है या नहीं, तो लिखिएगा when LAC is falling या डिक्लाइनिंग, तो इसका क्या नाम दे सकते हैं, इसको कहते हैं बेटा रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल will first increases due to internal and external इकोनॉमीज ना बेटा, तभी तो कॉस्ट कम हो रहा होगा ना. सो LAC will be decline. तो कॉस्ट कम होना ना भाई, अगर इकोनॉमीज हुआ है तो कॉस्ट ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा. तो इसीलिए LAC क्या हो रहा होगा, फॉल हो रहा होगा. और अगर LAC राइज कर रहा है तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो. तो वाइस एंड वर्सा लिख देंगे तो काम चला लोगे, दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़ेगी पूरा लाइन. एंड वाइस वर्सा उसी तरीके से अगर डिसइकोनॉमीज होगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इतनी ही थी कहानी हमारी प्रोडक्शन और कॉस्ट के अंतर्गत. पर मजा तो आएगा नहीं बेटा. अब शुरू करते हैं हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 4, मार्केट.